दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट दी स्टडी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं तो आज का ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 17 अगस्त से, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल को संदर्भित नहीं करता है। मीन्स के साथ कौन सा ऑप्शन है जो कि कोलेस्ट्रॉल को संदर्भित नहीं करता है। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन, रिसस फैक्टर, पैकेज्ड प्रोटीन कोड, ऐसा कौन सा है जो कि कोलेस्ट्रॉल के कैटेगरी में नहीं आता है, उसको संदर्भित नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आंसर फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन सी, रिसस फैक्टर। नेक्स्ट है, ब्रेक बोन फीवर को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। ब्रेक बोन फीवर को किस रूप में जाना जाता है। आर्द्र ज्वर, राइनाइटिस, पीला बुखार या फिर डेंगू किसे कहा जाता है। ब्रेक बोन फीवर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, आपको जो आंसर याद रखने हैं फ्रेंड्स, वो है आपका डेंगू। डेंगू का जो ये फीवर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है, इससे काफ़ी बोन में पेन भी होता है, तो इसलिए इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, टाइफाइड की पहचान के लिए निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट, वायरल टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट या फिर आरपीआर टेस्ट, ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कि टाइफाइड की पहचान के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स वो है आपका वायरल टेस्ट, WIDAL टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका। ज्वरनाशक, एंटासिड, एंटीहिस्टामाइन या फिर सभी का, किसका प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको आंसर फ्रेंड्स रखने हैं वो है आपका ऑप्शन बी, एंटासिड। एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा द्रव्य उष्मा का बहुत अच्छा संवाहक है। ऐसा कौन सा लिक्विड है जो कि उष्मा का बहुत अच्छा संवाहक है। पारा, पानी, ईथर, बेंजीन, कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो कि आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, पारा। पारा द्रव्य उष्मा का बहुत अच्छा संवाहक है। नेक्स्ट है, वाहन के टायरों में हवा भरी जाती है क्यों। आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि जो व्हीकल होते हैं उसके जो टायर होते हैं उसमें हवा भरी जाती है क्यों। यह गैर संचालन है, यह सस्ता है, इसका घनत्व कम होता है या फिर यह अत्यधिक संकुचित होता है। किस रीजन से व्हीकल के टायर में हवा भरी जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपको फ्रेंड्स आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन डी, यह अत्यधिक संकुचित है। यह मीन्स कि यह अत्यधिक संकुचित होता है इसलिए इसे टायरों में भरी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपको ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखने हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट है, गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है जो किसके सूजन के लिए जिम्मेदार है। उपकर्ण ग्रंथि, मांसल ग्रंथि, कच्छी ग्रंथि या फिर कोई नहीं। जो गलसुआ होता है जिसमें जो बॉडी का जो पार्ट जहाँ पे इफेक्ट होता है वो काफ़ी स्वेल्ड हो जाता है, तो इसके लिए अ, कौन सा ग्रंथि जिम्मेदार है। तो ये इस क्वेश्चन के जो आपको आंसर फ्रेंड्स रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, उपकर्ण ग्रंथि। गलसुआ एक विषाणु जनित रोग है जो कि उपकर्ण ग्रंथि के सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है, बादल किसके कारण वायुमंडल में तैरता है। आप देखते हैं कि जब मौसम वेदर चेंज होता रहता है, कभी बारिश का मौसम आता है या फिर मौसम अच्छा होता है तो आप बादल को तैरते हुए देखते होंगे। मीन्स कि एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जाते हुए देखते होंगे। तो ऐसा किस कारण होता है। तापमान के कारण, वेग के कारण, दबाव के कारण या फिर घनत्व के कारण, ऐसा किस वजह से होता है। तो फ्रेंड्स आपको जो आंसर याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा घनत्व। क्योंकि बादल का जो घनत्व होता है वो हवा से भी कम होता है और इसी वजह से जो बादल होते हैं, जो क्लाउड होते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान को तैरते रहते हैं, मीन्स के फ्लोट करते रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान पे क्या असर पड़ेगा। घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा या फिर रेफ्रिजरेटर के आसपास के क्षेत्र में ही जो तापमान रहेगा वो कम हो जाएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा।
जब आप हम सभी जानते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, उसके अंदर का तापमान काफ़ी कम होता है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अगर आप उसके दरवाजे को खोल देंगे तो इसका रूम पे क्या असर पड़ेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लिए जो आपको आंसर याद रखने हैं, जो कि इसका राइट आंसर है, वो है आपका ऑप्शन बी, बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप फ्रिज का दरवाज़ा खोल देंगे तो आपका जो वेदर सॉरी जो आपके इस रूम का जो टेम्परेचर रहेगा वो घट जाएगा, वो या जो फ्रिज के अंदर जो टेम्परेचर है उसके समान हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि आपके जो रूम का जो टेम्परेचर है वो आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 280 केल्विन, 290 केल्विन, 300 केल्विन या फिर 310 केल्विन कितना होता है? तो जो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है केल्विन पैमाने पर, वो होता है 310 केल्विन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। आप खुद देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड है। नेक्स्ट है, दाद एक रोग है, किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ है, विषाणु है या फिर कवक द्वारा है? कौन सा ऐसा रोग है जो दाद होता है, वो किस प्रकार का रोग है? तो ये एक प्रकार का कवक जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? तो ये कवक जनित रोग है। दाद एक कवक रोग है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने एनटीपीसी CBT 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। ये जीवाणु, प्रोटोजीवा, विषाणु जनित कवक, ये सब इत्यादि से आपसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये सब सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं, आपसे ग्रुप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, गलत प्रकार का रक्त प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या होता है? मीन्स कि अगर किसी का ब्लड ए है और वो भी ब्लड ग्रुप पा जाता है तो उस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सभी धमनियाँ सिकुड़ जाती हैं, सभी धमनियाँ फैल जाती हैं, आरबीसी एकत्रित होते हैं या फिर तिल्ली और लिम्फ नोड्स बिगड़ते हैं, क्या होता है? इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि रॉन्ग ब्लड ग्रुप पाने वाले व्यक्ति पर इफेक्ट डालता है? तो इस क्वेश्चन के लिए जो फ्रेंड्स आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन सी, आरबीसी एकत्र होते हैं। जो गलत प्रकार के रक्त प्राप्त करते हैं, जो अडॉप्ट करते हैं जो ब्लड ग्रुप को, रॉन्ग ब्लड ग्रुप को, तो उनके जो अंदर जो आरबीसी होती है वो एकत्रित हो जाते हैं, वो कलेक्ट हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? जो अवतल दर्पण द्वारा जो पर्दा होता है उस पर जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रतिबिंब बनता है, उसे क्या कहा जाता है? आभासी छवि कहा जाता है, वास्तविक छवि कहा जाता है, उल्टी छवि कहा जाता है या फिर खड़ी छवि कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो जो अवतल दर्पण द्वारा जो पर्दे पर प्रतिबिंब बनता है, जो इफेक्ट बनता है, वो क्या होता है? वो आपका वास्तविक छवि होता है। मीन्स की जो रियल इफेक्ट होता है वही होता है आपका। ये आपको याद रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धागा वास्तव में स्टील के तार से ज़्यादा मजबूत होता है? जो स्टील का तार होता है उससे भी ज़्यादा मजबूत धागा कौन सा होता है? कपास का होता है, जूट का होता है, नायलॉन का होता है या फिर ऊन होता है? कौन सा धागा होता है जो कि स्टील के तार से भी ज़्यादा मजबूत होता है? तो वो होता है आपका ऑप्शन सी, नायलॉन। जो नायलॉन का धागा होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व किस समूह में पाए जाते हैं? आपको क्वेश्चन फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाले तत्व किस समूह में पाए जाते हैं? किस ग्रुप में पाए जाते हैं? समूह 8, समूह 2, समूह 18 या फिर समूह 10, किस ग्रुप में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होते हैं, वे आपके ग्रुप 18 में पाए जाते हैं, समूह 18 में पाए जाते हैं। ग्रुप 18 में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखने बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड्स। आवर्त सारणी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये पूरी आवर्त सारणी को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, फियोफाइसी के सदस्यों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। किस प्रकार का शैवाल कहा जाता है जो कि फियोफाइसी के मेंबर होते हैं? हरा शैवाल, भूरा शैवाल, लाल शैवाल या फिर पीला शैवाल, क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि फियोफाइसी के सदस्यों को कहा जाता है, वो कहा जाता है भूरा शैवाल। क्या कहा जाता है? भूरा शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण किसी वस्तु के डैश विद्युत क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? घनत्व होता है, आयतन होता है, द्रव्यमान होता है या फिर बल होता है? क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन सी, द्रव्यमान होता है।
नेक्स्ट है माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली सतह में कांच का पाउडर और थोड़ा लाल। जब हम लोग माचिस की तीली को रगड़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा वो कांच का पाउडर होता है और थोड़ा जो लाल रेड कलर का दिखाई देता है वो क्या होता है? सुरमा होता है, आर्सेनिक होता है, सिलिकॉन होता है या फिर फास्फोरस होता है, क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जो माचिस की तीली पर होता है वो आपका होता है फास्फोरस होता है। क्या होता है? फास्फोरस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको सभी एग्जाम के लिए आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक बहुकोशिकीय जीव डैश द्वारा बढ़ता है। कोशिका जोड़ के द्वारा, कोशिका विस्फोट के द्वारा, कोशिका प्रत्यारोपण के द्वारा या फिर कोशिका विभाजन के द्वारा। जो एक बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो किसके द्वारा बढ़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन डी, कोशिका विभाजन के द्वारा बढ़ता है। नेक्स्ट है चुंबक द्वारा लगाया गया बल किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार के बल का उदाहरण है? गैर संपर्क बल, पेशीय बल, संपर्क बल या फिर विद्युत बल। जो चुंबक के द्वारा जो बल बल लगाया जाता है वो किस प्रकार के उदाहरण की कैटेगरी में आता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है आपका ऑप्शन ए, गैर संपर्क बल। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको इसे ध्यान देने हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो 14 वर्ष की आयु के बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मीन्स कौन सा ऑप्शन है? प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है या फिर दूध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन ए, प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम होता है? स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है या फिर खनिज पदार्थ होता है? क्या होता है? तो जो लार होता है उसमें स्टार्च होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? स्टार्च होता है। फ्रेंड्स आज के ये इतने ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।